में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और हमारे बीच इस वक्त मेहमान हैं जाने माने नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन साहब। बहुत बहुत तालियों से इनका स्वागत किया जाए। अजय माकन साहब विपक्ष का यहां पर पक्ष रखने के लिए आए हैं कि इस बार के बजट को लेकर विपक्ष क्या सोचता है और विपक्ष की क्या दलील है। सरकार के अपने दावे हैं तो विपक्ष अपनी तरह से इस बजट को एक्सप्लेन कर रहा है, अपनी तरह से इस बजट को बता रहा है। अजय माकन साहब, सबसे पहले मैं अगर सवालों की शुरुआत करूं तो ये जो बजट है इस बार का, इसे सरकार बता रही है कि गेम चेंजर बजट है, मिडिल क्लास के लिए गेम चेंजर है, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में गेम चेंजर बजट है। बिल्कुल नहीं। किस तरीके से वो कहते हैं कि मिडिल क्लास के लिए है। जैसे इस सरकार का पिछले 9 वर्षों के अंदर लगातार हमने देखा, ये केवल और केवल टॉप 1% के लिए सरकार है। इकोनॉमिकली जो टॉप 1% रिचेस्ट हैं उसके लिए सरकार है। ये बजट भी वैसे ही है और मैं नहीं समझता, हमारी पार्टी नहीं समझती कि किसी भी तरीके से मिडिल क्लास के लिए किस तरीके से है। इनकम टैक्स के लिए वो कहें कि हमने 7 लाख लिमिट कर दिया, तो 2 रेजिम किस लिए? और वो बताएं तो सही कि कितने ओल्ड रेजिम में है, कितने नए रेजिम में है। इसकी फिगर्स भी तो दें कि कितने लोग ओल्ड रेजिम में है, कितने न्यू रेजिम में है। इनकम टैक्स का अगर रिडक्शन हुआ है तो अमीरों का हुआ है। जो टॉप ब्रैकेट वाले 37% से इनकम टैक्स रेट घट करके 25% हो गया, तो जिनको 12% इनकम टैक्स में रिडक्शन हुआ है, फायदा उनको हुआ है या नहीं? और दूसरा, यह सरकार का तरीका यह रहा है कि एक हाथ से, एक जेब से पैसे निकालते हैं और दूसरे जेब से रख लेते हैं और कहते हैं कि हमने तो आपको दे दिया। जो जीएसटी है, वो रिक्शा चलाने वाला भी नमक जब खरीदता है तो उसके ऊपर टैक्स सरकार को देता है। अडानी भी जब टैक्स खरीदता है, अंबानी भी टैक्स, जब नमक खरीदता है तो वही टैक्स देता है। जीएसटी को अगर आप देखें कि कितना बढ़ा है इस साल और पिछले साल के मुकाबले किस तरीके से बढ़ा है, तो आपको अपने आप सारी चीजें साफ हो जाएंगी। जो पिछले साल, जो अभी गत वर्ष जो गया है, उसके अंदर 8.54 करोड़ की जीएसटी कलेक्शन है, जो कि उससे पिछले साल के मुकाबले 23% फालतू है। 23% जीएसटी की ग्रोथ है। तो जब 23% जीएसटी की ग्रोथ है एक साल में जो गत वर्ष गया है, तो आप समझें कि वो रिक्शे वाले पे, मेरे पे भी, और जो अमीर से अमीर आदमी है उसके ऊपर भी उतना ही बराबर का असर हुआ है। तो ये तो कोई मिडिल क्लास के फायदे के लिए नहीं है। अगले साल के लिए भी जीएसटी की ग्रोथ है, जो अभी इस बजट के अंदर डाला गया है, वो 8.54% से बढ़कर के 9.56 करोड़ लाख करोड़ रुपए, यानी 12% जंप जीएसटी के अंदर इस साल के बजट में। तो ये जो जीएसटी का जंप है, ये इनकम टैक्स की सारी चीजों को खत्म कर देता है। फिर सब्सिडी, जो सरकार सब्सिडी देती है, उसके अंदर कितनी कमी करी है सरकार ने? 28% की सब्सिडी, 28.4% की सब्सिडी जो सरकार खाद्य पदार्थों के अंदर, पेट्रोल के अंदर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर, इस सरकार ने इस बजट में 28.4% की सब्सिडी में कमी करी है। और अगर हम उसके पिछले साल के मुकाबले में जाएं तो 42% की सब्सिडी में कमी हुई है। तो जब सब चीजों में सब्सिडी में कमी हो गई, जीएसटी के रेट बढ़ गए, तो महंगाई ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। जब महंगाई बढ़ जाएगी तो इनकम टैक्स का क्या फायदा और क्या नहीं, ये तो पता भी नहीं। और ये भी नहीं पता कि न्यू रेजिम में कौन जा रहा है और ओल्ड रेजिम में क्यों जा रहा है। तो किसी भी तरीके से ये बजट जो है, ये मिडिल क्लास के लिए नहीं है। ये टॉप मोस्ट 1% का बजट है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस में बढ़ोतरी करी गई है, सब्सिडी के अंदर कमी करी गई है, जिसका फायदा सीधे से सीधे इंडिया के सुपर रिच लोगों को है, और कुछ नहीं। जी, आप कह रहे टॉप मोस्ट 1% के लिए बजट है, लेकिन बीजेपी कहती है कि मनमोहन सरकार जब 2014 में गई तो 2 लाख तक का एग्जेम्पशन था, आज 7.5 लाख का एग्जेम्पशन है। तो अगर वो पैसा जीएसटी से ले रहे हैं या फिर कहीं से चार्ज लगा रहे तो वापस दे भी रहे हैं? नहीं, वो ये भी बताएं कि उस वक्त सब्सिडी कितनी मनमोहन सिंह सरकार देती थी। जब सब्सिडी दी जाती थी, अभी हरदीप पुरी साहब यहां पर थे जी, पेट्रोलियम के अंदर उस वक्त 1,44,000 करोड़ की सब्सिडी अकेले पेट्रोलियम सेक्टर पे था। अब वो कम होकर के सिर्फ 4,000 करोड़ रह गया। 1,44,000 करोड़ से घट करके केवल 4,000 करोड़ की पेट्रोलियम सब्सिडी। तो जब सब्सिडी जब सरकार दे रही है, तो इनकम टैक्स के अंदर जो है उस चीज का रिबेट मिले नहीं मिले वो नेगेट हो जाता है। जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्सेस उस टाइम के ऊपर बहुत ही कम थे। तो जब इनडायरेक्ट टैक्सेस जब कम है, महंगाई उसमें कंट्रोल में है, तो फिर उसके अंदर जो है इनकम टैक्स के रेट का कोई मतलब नहीं रह जाता। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है, जो हम कह रहे हैं कि सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्सेस इतने लगा दिए हैं, इस सरकार ने सब्सिडी को इतना खत्म कर दिया है कि इनकम टैक्स की रिबेट मिले नहीं मिले उसका कोई मतलब ही नहीं है। जब आप पेट्रोल खरीदने के लिए जाएं, बावजूद इसके कि अंतरराष्ट्रीय खुदरा मूल्य कम हो रहा है, पेट्रोल डीजल 100 रुपया पार हो रहा है,
तो इनकम टैक्स का के अंदर रिबेट मिले या नहीं मिले उस चीज का क्या मतलब है? जब आपको फूड सब्सिडी, जब आपके गरीब लोगों के खाने की सब्सिडी के ऊपर जब चोट पहुंचाई जा रही है, मैंने बताया 28.4% पिछले साल के मुकाबले और उससे पिछले साल के मुकाबले 47% कम हो गया। जब सब्सिडी इतनी कम हो गई है तो उसके बाद में इनकम टैक्स की रिलीफ का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। ठीक है, मैं महंगाई दर पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले कार्ति चिदंबरम ये कहते हैं कि बजट में टैक्स कटौती का स्वागत है, लोगों के हाथ में पैसा देने से अर्थव्यवस्था मजबूत होगा, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का सबसे सरल और आसान तरीका है। कार्ति चिदंबरम के बयान का समर्थन करते? कार्ति चिदंबरम कहां से आ गए? राहुल जी ने भी तो कुछ बयान दिया था, हमारे पार्टी के नेता राहुल जी हैं, ये कार्ति चिदंबरम है। हमारे और बाकी दूसरे नेताओं के जिन लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया है उसकी बात नहीं कर रहे, कार्ति चिदंबरम बीच में से लेकर के आ गए। थरूर कहते हैं कि बजट को पूरी तरह से नेगेटिव नहीं मानता। कार्ति चिदंबरम की पूछ रहे हैं तो पी चिदंबरम ने क्या कहा है, उनके पिताजी ने क्या कहा है, उनके पिताजी ने जो कहा है वो मानोगे जो फाइनेंस मिनिस्टर रहे या कार्ति चिदंबरम? अच्छा चलिए एक बात बता दीजिए, कांग्रेस के अंदर इस बजट को लेकर एकमत नहीं है? बिल्कुल एकमत है। आप पिक करके जो है सब लोगों में से पिक करके किसी एक को निकाल देंगे। मैं बीजेपी के 100 लोगों में से 2 को निकाल दूंगा, अभी मैं रिसर्च करके बता दूंगा जिन्होंने बजट को क्रिटिसाइज किया जी। बीजेपी के अपने अलायंस पार्टनर्स ने बजट को क्रिटिसाइज किया है। शशि थरूर कह रहे हैं बजट पूरी तरह से नेगेटिव नहीं है। शशि थरूर और कार्ति चिदंबरम का मेरे से पूछ रहे हो, मैं बीजेपी के 4 लोगों का मैं पूछ नेताओं की बात कर रहा हूं। तो आपने अगर मुझे पहले बताया होता, जितनी आप मेहनत से लेकर के आए हो, मैं और दूसरे मैं लेकर के आया हूं, तो वो सवाल तो पूछो जिसकी मैं मेहनत करके लाया हूं। आप शहरी विकास मंत्रालय भी आप देखते थे, मैं उस पर भी सवाल लूंगा आपसे। आपने महंगाई दर की बातचीत की। साल 2013-2014 में जब आपकी सरकार थी, जब आप इलेक्शंस की तरफ जा रहे थे, उस वक्त महंगाई दर 10.2% थी। और 13 की बात कर रहा हूं, 2014 में 6.67% थी। पिछले साल की बात करें तो 5.13% थी। तो महंगाई दर कब ज्यादा थी और महंगाई कब ज्यादा थी, ये जरा समझने की महंगाई दर अब बढ़ी है। आप किसी भी राह चलते व्यक्ति से पूछ लीजिए, अगर आप दरों की बात करेंगे तो दर हमेशा कंपैरिजन में होता है। मैंने दर की बात नहीं करी, मैंने पेट्रोल और डीजल के रेट का आप पूछ लीजिए, आप आटे दाल के रेट का पूछ लीजिए, आप लोगों से पूछ लीजिए कि उनकी रोजगार की क्या स्थिति है, काम धंधे की क्या स्थिति है। आप आम साधारण लोगों से चलते हुए पूछ लीजिए तो आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा। महंगाई दर की अगर आप बात करें तो महंगाई दर भी सबसे हाईएस्ट पिछले 12 वर्षों के अंदर पिछले वर्ष थी। आप अगर एक वर्ष का कभी का उठा करके पूछ लेंगे और उसको अगर बात पूछेंगे तो वो ठीक नहीं है, आपको इसको कंपैरिजन करना चाहिए। नहीं, मैं तो पूरे टेन्योर का पूछा था। बीजेपी कहती है कि ये टेन्योर के हिसाब से नहीं होता है, ये साल दर साल महंगाई दर के आंकड़े, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो मंथली निकलते हैं। आप उसमें से किसी एक मंथ का निकाल करके 10 वर्षों में किसी का पूछ लीजिए और हमारे 10 वर्षों में किसी का पूछ लीजिए, तो ठीक नहीं है ना। ठीक है, मोदी सरकार का कहना है कि देश अब 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और ये नीति और नियत दोनों का नतीजा है, जो कांग्रेस के पास नहीं। तो जब मोदी साहब आए थे तो क्या 100 लार्जेस्ट था? जब 100 से 5th लाए हैं तो उस टाइम पे क्या था? जब मोदी साहब 10th से 5th पे ले नहीं, 10th से 5th नहीं है। जब मोदी साहब जब सरकार में आए थे तो उस वक्त 6 था, और जब मनमोहन सिंह जब सत्ता में आए थे उस वक्त 10th था। 10th से 7th हम लेकर के आए। और अभी यहां पे हरदीप पुरी जी की मैं बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमने डबल हम लोगों ने पर कैपिटा इनकम कर दिया है। तो वो भी एक चीज को बता दें, उन्होंने 9 साल में डबल किया है, हमारे समय में 7 साल पे डबल होता था, क्योंकि हमारा एनुअल पर कैपिटा ग्रोथ 13.1% हमारा पर ईयर एनुअल एवरेज था। बीजेपी के टाइम पे घट करके 13.1 से घट करके एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट पर कैपिटा 9.1% सिर्फ रह गया। तो 9.1%, 13.1% से कम होकर अब 13.1% यूपीए के समय पे ज्यादा पर कैपिटा है, या 9.1% बीजेपी के टाइम पे पर कैपिटा ज्यादा है। हमारे टाइम पे 7 साल के अंदर हम लोगों के पर कैपिटा डबल होता था, इनके 9 साल के बाद में जाकर के हुआ, क्योंकि 9.1 है। हमारे टाइम पे 13.1% पर कैपिटा एनुअल ग्रोथ रेट हमारे टाइम पे हम लोगों ने मनमोहन सिंह की सरकार ने दिया था। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्लोबल रिसेशन के बावजूद, जो 2007-8 के अंदर जो ग्लोबल रिसेशन हुआ था, बावजूद उसके दिया था। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये जो बजट है, ये बजट विजन देता है 2047 तक का, ये गरीबों का बजट है, ये मिडिल क्लास का बजट है, और इसलिए 7 लाख की जो एग्जेम्पशन है वो टैक्स में दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 79,000 करोड़ दिए गए, जिसमें 66% का हाइक किया गया है। तो गरीबों को घर मिलेगा तो देश का विकास होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर 79,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे तो अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात आपने कही। अब मैं इसका एक एक करके जवाब देता हूं जी। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी और सरकार से पूछना चाहेंगे कि मनरेगा जो गरीब लोगों को गांव के अंदर रोजगार देता है, उसके अंदर इतनी भारी कटौती क्यों हुई है? मनरेगा के अंदर
33% की बजट की कटौती हुई है। क्या यह गरीबों के लिए है? उससे पिछले साल का मुकाबला करा जाए तो 39% बजट की कटौती मनरेगा के अंदर हुई है। तो क्या यह गरीबों के लिए है? एक था नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, रोजगार देने के लिए अर्बन एरियाज के अंदर मैंने बतौर शहरी विकास मंत्री लेकर के आया था 2013 के अंदर। मुझे खुशी हुई जब बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने उसको दीनदयाल उपाध्याय अर्बन रिन्यूअल मिशन, अर्बन लाइवलीहुड मिशन कर दिया। मैंने कहा अब और पैसे मिलेंगे। इस साल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के अंदर पता कितने पैसे हैं? हमारे टाइम पे 1000 करोड़ था, 2022 के अंदर 794 करोड़, 2022-23 के अंदर 900 करोड़, पिछले वर्ष 550 करोड़, और इस वर्ष पता कितना? सिर्फ 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया, करोड़ भी नहीं, 1 लाख रुपया। तो क्या यह गरीबों के लिए है? क्या रोजगार के लिए है? जब मनरेगा के अंदर इन लोगों ने 60,000 करोड़ तक कर दिया, 33% की कटौती कर दी, यह गरीबों के लिए है? नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन गरीब लोगों के लिए, शहरों के अंदर रोजगार देने वाले के लिए मजाक कर दिया। सिर्फ 1 लाख रुपए का बजट उसके लिए रखा, 1000 करोड़ से कम करके। तो क्या यह गरीबों के लिए है? क्या गरीबों के लिए किया? जो इन्होंने आवास योजना की भी जो बात करी है, इससे ज्यादा खराब योजना हो ही नहीं सकती है। अगर आप मेरी तो आप कह रहे हैं 79,000 करोड़ रुपए कहां खर्च किए जाएंगे? 66% जितनी आई हुई है किस चीज में? प्रधानमंत्री आवास योजना। अब आप मेरे से पूछ रहे हैं तो उसका जवाब भी दीजिए। ये सारी की सारी योजना से ज्यादा खराब एयर कंडीशनड ऑफिस में बैठ करके ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा बनाई गई योजना नहीं हो सकती। हमारे देश के अंदर टोटल 7 करोड़ 85 लाख मकान हैं, अर्बन हाउसेज, और उसके अंदर आप हैरान होंगे 2011 के सेंसस में यह पाया गया कि 10.94% हाउसेज इसमें से खाली हैं, वेकेंट हैं, जिसमें कोई रहता भी नहीं है। वो किनके हैं? वो MIG के हैं, HIG के हैं। हमारे यहां पर 1 करोड़ 84 लाख मकानों की जरूरत है हमारे अर्बन एरियाज के अंदर, जिसके अंदर 96% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जरूरत है। हमारे देश के अंदर 1 करोड़ 34 लाख झुग्गियां हैं हमारे देश के अंदर, जो लोग रहते हैं इन झुग्गियों के अंदर। इन जो प्रधानमंत्री आवास योजना है जी, इसके तहत पिछले 9 वर्ष के अंदर केवल 1.5 लाख झुग्गी वालों को मकान दिए गए हैं, सिर्फ 1.5 लाख। और कितने हैं? 1 करोड़ 34 लाख झुग्गियां हैं। ये सारे के सारे सिर्फ मिडिल और अपर मिडिल क्लास के लिए की तरफ डायरेक्टेड है। 4 वर्टिकल हरदीपुरी जी ने बनाए हैं इसके अंदर। सबसे पहले है बेनिफिशियरी, जो BLS कहते हैं उसको, बेनिफिशियरी लाभार्थी जो होता है उसके द्वारा किया जाता है। उसके लिए क्या जरूरी है? BLC के अंदर जरूरी है कि उसको अपनी जमीन उसकी अपनी होनी चाहिए, और जमीन अपनी होने के बाद में EWS का होगा, तब उसको 1 लाख रुपए मिलेंगे। मुझे आप बताएं, शहरों के अंदर कितने झुग्गी में रहने वाले लोगों के पास में अपनी जमीन होगी और EWS का होगा? वो कोई भी नहीं होगा, लिहाजा इसमें कोई नहीं आ रहा। दूसरा है अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, जो अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप के अंदर वो सिर्फ बिल्डर्स के पास में वो पैसा जा रहा है, और बिल्डर जो पैसे बना रहे हैं उसको जब वो आगे बेचते हैं तो वो LIG EWS के हाथ में नहीं जाता, वो सिर्फ जो है MIG और HIG के पास में जा रहा है। तो जो गरीब लोग जहां पर जरूरत है मकानों के लिए, उनके लिए कोई काम नहीं हो रहा है। तीसरा है CLS, ये CLS है क्रेडिट लिंक स्कीम। क्रेडिट लिंक स्कीम उनके लिए जिनके पास MIG है, जिनके पास अपनी जगह है और वो अपने लिए लेना चाहते हैं, उनके लिए। तो ये उनको, गरीब लोगों को इससे भी फायदा नहीं हो रहा है। तो केवल और केवल एक इन सीटू स्लम रिहैबिलिटेशन स्कीम है, जिसके अंदर सिर्फ 1.5 लाख लोगों को इन्होंने बना करके स्लम के लिए दिया है, और 1 करोड़ 34 लाख स्लम्स में रहने वाले लोग हैं। इन्होंने, मोदी जी की सरकार ने पहले 2015 में कहा था कि हम 2022 तक हम देश के अंदर सभी लोगों को हम लोग छत दे देंगे। अब 2022 का 2024 कर दिया है। मैं आज कह के जा रहा हूं, आप लोग लिख करके रख लीजिए, इन चारों स्कीम्स के तहत ये अगर 2075 तक भी आ जाएं तो हमारे देश के अंदर सब लोगों के सर के ऊपर छत नहीं हो सकता। 47 तक तो विकसित राष्ट्र बनाने की बात करें, खैर हो ही नहीं सकता। 10 लाख करोड़ का इस बार, मैंने आपको बताया 1 करोड़ 34 लाख स्लम्स में से सिर्फ 1.5 लाख स्लम वालों को इन सीटू स्लम रिहैबिलिटेशन स्कीम में दे पाए हैं। ये इनका लोकसभा के अंदर इनका 28 जुलाई 2022 का आंसर है, उसके तहत मैं कह रहा हूं। माखन जी, कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है इस बार का वो 10 लाख करोड़ का है। अगर 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, जो निवेश होगा, तो उससे रोजगार तो आम लोगों को ही मिलेगा, भलाई आम लोगों के लिए होगी, विकास तो देश का ही होगा। तो इस बात का भी समर्थन नहीं कर रहे हैं आप लोग, ऐसा क्यों? ऐसा है, समर्थन की बात नहीं है। मैं तो सबसे पहले सिर्फ यह कह रहा हूं कि मनरेगा के तहत गरीब लोगों को जो रोजगार मिलता था गांव में, उसको क्यों नहीं दे रहे?
अर्बन लाइवलीहुड मिशन में 1,000 करोड़ का बजट था, उसको क्यों 1 लाख पर लेकर के आकर के उसको खत्म कर दिया? अब उस चीज पे आ जाए। दूसरा जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, 2021 के बजट में, 2021 को जो बजट आया था उसमें नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन की घोषणा करी गई थी। नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंदर रेलवेज और जो रोड ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर इन्होंने कहा था कि हम इसको प्राइवेटाइज करेंगे। 20 टोटल इन्होंने अलग अलग साइलोज इन्होंने बनाए थे, 20 में से 11 पे इन्होंने कहा था कैपेक्स मोड ऑफ प्राइवेटाइजेशन होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर मोड ऑफ प्राइवेटाइजेशन होगा। आज निर्मला सीतारमण जी आपकी अदालत में आएंगी जी, मैं आपके माध्यम से रजत शर्मा जी से एक निवेदन करना चाहूंगा, वो देश की जनता को एक वायदा कर दें कि जो भी 10 लाख करोड़ में से कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा जी, उसमें से जिस जिस जगह पे किया जाएगा उसमें से कोई भी एक को प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा, किसी भी एक को बेचा नहीं जाएगा। सिर्फ इतना उनसे वायदा करवा दें और मैं बड़ा इसमें खुश हो जाऊंगा व्यक्तिगत तौर के ऊपर। फिर आप कल शशि थरूर के साथ में मेरा नाम भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि जो मुझे अंदेशा है वो ये है कि जैसे पोर्ट्स को अडानी जी को बेचने से पहले सरकार ने उसमें पैसा लगा दिया, वैसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर उन्हीं जगहों के ऊपर किया जा रहा है जिसको नेशनल पाइपलाइन के अंदर, मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंदर जिन प्रोजेक्ट्स को रखा जाएगा। इसके अंदर रेलवे स्टेशंस का, ये मैंने सिर्फ रेलवे का निकाला है क्योंकि रेलवे के भी मंत्री आपके यहां आ रहे हैं, तो 400 रेलवे स्टेशंस का इन्होंने कहा था। पैसेंजर ट्रेन, 90 पैसेंजर ट्रेन के लिए इन्होंने कहा था। ट्रैक्स के लिए नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन में इन्होंने कहा था हम इसको प्राइवेटाइज करेंगे। तो मैं सिर्फ यह जानना चाह रहा हूं, आप रेलवे मंत्री से भी पूछ लें, निर्मला सीतारमण जी से भी पूछ लें कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जब आप करेंगे तो क्या उन पे करेंगे जिनको आपने प्राइवेटाइज करना है? अगर उनके ऊपर करेंगे जिनको प्राइवेटाइज करना है तो जनता के साथ में धोखा है। इसलिए धोखा है क्योंकि अपने मित्र पूंजीपतियों को वही एसेट्स देने के लिए उससे पहले उसी के ऊपर सरकार का पैसा खर्च किया जा रहा है, तो इससे बड़ा धोखा सरकार का देश की जनता के साथ में नहीं हो सकता। और यही मेरा अंदेशा है, यही मैं चाहूंगा कि रजत शर्मा जी इन दोनों से पूछें। नहीं, आप कह रहे कि ये जो एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर तैयार किया गया, ये उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए किया गया? बिल्कुल, क्योंकि जिनके ऊपर खर्च किया जाएगा, अब रेलवे स्टेशन हैं, आपने सुना होगा, मैंने भी सुना है कि जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर लगाने की बात करी गई है, और वही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन में उसकी लिस्ट में। तो मैं तो सिर्फ यही जानना चाहता हूं कि जो 400 रेलवे स्टेशन जो नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंदर जो लिखे गए थे, क्या उन 400 रेलवे स्टेशन में से कोई किसी रेलवे स्टेशन के ऊपर क्या ये जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर का पैसा खर्च होना है? मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूं कि जो नेशनल हाईवे के अंदर जिन रोड्स को प्राइवेटाइज किया जाएगा, जिन रूट्स को प्राइवेटाइज किया जाएगा, क्या उनमें से किसी के ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर का है? अगर उनमें से किसी का है तो ये देश की जनता के साथ में धोखा है, क्योंकि अक्सर इससे पहले ये हुआ है, और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, विद फैक्ट्स एंड फिगर्स कह रहा हूं कि इससे पहले जिन हवाई अड्डों के ऊपर सरकार का पैसा खर्च हुआ, उसी हवाई अड्डे को बाद में अडानी जी को बेच दिया गया, उसी हवाई अड्डे को बाद में प्राइवेटाइज कर दिया गया। तो अगर तो जो है ये प्राइवेटाइज करने का प्री कंडीशन है कि हम इन रेलवे स्टेशंस को प्राइवेटाइज करने से पहले सरकार इसमें पैसा खर्च कर दी है, तो देश के जनता के साथ में धोखा है। और ये मैं चाहूंगा कि इसकी क्लैरिफिकेशन जरूर निर्मला सीतारमण जी से आज लिया जाए। एक सवाल आपसे, ये भी विपक्ष लगातार कह रहा है कि ये बजट जो है वो एक तरह से दिशा नहीं, लेकिन सरकार कह रही है कि गरीबों के लिए और जो मिडिल क्लास है उसके लिए, बाकी जो तबके हैं उसके लिए बजट बहुत फायदेमंद है। आप लोग सिरे से क्यों नकार रहे हैं इस बजट? इसलिए क्योंकि सिरे से नकारना चाहिए। जो बजट नौकरियां नहीं देता है, जो बजट नौकरी देने की जगह नौकरी छीनता है जी, जिस बजट के अंदर आज 62 लाख सरकारी नौकरियों की वैकेंसीज हैं, 62 लाख, जिसमें रेलवे अकेले के 2,53,000 है, जिसके अंदर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस के, स्टेट पुलिस फोर्सेस के 16 लाख वैकेंसीज हैं, जिसमें आर्मी की लगभग 2.5 लाख की वैकेंसीज हैं, 62 लाख गवर्नमेंट की वैकेंसीज हैं, जहां पर उसको वैकेंसीज को पूरा करने के लिए, नौकरी देने के लिए बात नहीं करता। जब सब्सिडीज को 28% सब्सिडी को कम करने की जो बजट बात करता है, जो बजट महंगाई को आगे प्रेरित करने वाला है, क्योंकि जीएसटी 12% जीएसटी बढ़ाकर के कलेक्शन करने की बात है, पिछले साल 28% कलेक्शन फालतू करा गया है, तो उसको सिरे से नकारे नहीं तो क्या करें, उसकी आरती उतारें। ठीक है अजय माखन जी, मुझे लगता है कि सरकार आपके विपक्ष की आपकी आवाज को सुन रही होगी और इस मुद्दे पर सरकार गहराई से विचार भी करेगी। एक सवाल जाते जाते आपसे और पूछना चाहेंगे, जयपुर कांड के बाद अजय माखन बहुत खामोश रहते हैं। कांड? कौन सा कांड? कांड तो नहीं था कोई।
कांड तो वो होता है जिसमें गोलियां चलती हैं, कोई लोग जिसमें आप गए थे, आपसे आपके नेता ने मिलने से इनकार कर दिया था, फिर आप लोग वापस आ गए थे। नहीं, उसके बाद से बहुत खामोश है, बहुत कुछ बोल नहीं रहे। मिलने से इनकार कर दिया ऐसा नहीं है, आप अपनी जानकारी ठीक करिए। मेरी जानकारी बिल्कुल दुरुस्त है और उस रात में लगभग 2 बजे तक लाइव। नहीं, कौन से नेता ने मिलने से इनकार कर दिया? तो हम तो नेता जिसको आप कह रहे मिलने से इनकार कर दिया, आपने अनुशासनहीनता का आरोप भी लगाया। हाँ, वो बात ठीक है। आज इसका बजट से क्या लेना देना है? मैं ऐसे ही पूछना, मुझे जाते जाते हालचाल भी पूछ लेना चाहिए। तो मैंने सोचा कि इसका बजट से कोई लेना देना है, मैं तो बजट की तैयारी करके आया था। तो इसकी तैयारी में नहीं थे आप? दोबारा से कभी बुलाएंगे इसकी तैयारी में तो उस पर बात करेंगे। ठीक है अजय माकन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए और धन्यवाद।